स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले हेवन का सीन दिखाते हुए बताते हैं कि इंसानों की दुनिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है जिसमें काफ़ी सारी मिस्टीरियस चीज़ें होती रहती हैं। वहीं इसे हम लोग आउटर हेवन कहते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के हेवन के साउथ गेट पर चला आता है, जिसके बारे में हमें बताते हैं कि एंशिएंट टाइम से ही पावरफुल और बुरे एलियंस को हेवन के अंदर घुसने से रोकने के लिए 10 ग्रेट एम्परर्स ने मिल करके एक ग्रैंड वॉइड शील्ड को तैयार किया था, जिसे आज तक ताइसेंग फ्रैक्शन के लोग उनके बिहाफ पर गार्ड कर रहे हैं। तभी हमें एक बिंगयुन नाम की लेडी का सीन दिखाते हैं जो साउथ गेट हेवन को गार्ड कर रही होती है। वहीं उसका भाई उससे पूछता है कि तुमने तो फ्यूचर को लाखों बार देखा है, इसलिए तुम बताओ तुमने इस बार क्या देखा। तब मैंग बिंगयुन बताती है कि इस एरा को लगभग 1.25 लाख साल बीत चुके हैं, जिसकी वजह से अब यह दुनिया डिस्ट्रॉय होने वाली है। वहीं ऐसा होने के बाद फिर से एक नए दौर की शुरुआत होगी। यह सुन करके मैंग बिंगयुन का भाई कहता है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि अब जिस दौर की शुरुआत होने वाली है वह दौर इमोर्टल्स का होगा। इस पर मैंग बिंगयुन कहती है कि हम लोग इमोर्टल्स हैं, लेकिन फिर भी इस बात में कोई शक नहीं है कि अब जो दौर शुरू होने वाला है वह बिना लीडर के मॉर्टल्स का दौर होगा। इसके बाद हमें सबसे पहले मैंग बिंगयुन के भाई का नाम मैंग सेंजी बताते हैं, जो मैंग बिंगयुन से कहता है कि तुम्हारी बात सुन करके तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मुझे लगता था कि नए दौर का लीडर मैं बनूंगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से साउथ गेट हेवन पर कुछ होने लगता है, जिसे देख करके मैंग बिंगयुन कहती हैं कि ग्रैंड वॉइड शील्ड अब धीरे धीरे करके कमजोर हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से साउथ गेट हेवन के सामने एक मंकी किंग अपीयर होता है, और जैसे ही वह अटैक करना स्टार्ट करता है हम देखते हैं कि साउथ गेट हेवन का शील्ड एक्टिवेट हो करके उसे रोकने लगता है। यह देख करके मंकी किंग उस शील्ड के स्पिरिचुअल चेन्स को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैंग बिंगयुन अपने हेवन सीलिंग डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट करती है और उस मंकी किंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करके तुरंत एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह मंकी किंग देखते ही देखते उस फॉर्मेशन के स्पिरिचुअल चेन्स में बच जाता है। जिसके बाद मैंग बिंगयुन उस मंकी किंग को पूरी तरह से रोकने के लिए एक डिवाइन बेल का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरह से सप्रेस करने की कोशिश करती है और सोचती है कि पता नहीं क्यों यह मॉन्स्टर मंकी किंग मुझे एंशिएंट डीमन किंग की तरह लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वह मंकी किंग उस डिवाइन बेल को अंदर से तोड़ देता है, जिसके बाद वह अपनी एक पावरफुल स्टिक लेकर के इन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर यह देख करके मैंग सेंजी भी फाइट करने के लिए तैयार होता है और एक साथ अपनी 3 डिवाइन स्वॉर्ड्स को एक्टिवेट कर देता है। इधर यह देख करके मंकी किंग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि मैंग सेंजी उसके स्टिक को डिफेंड करते हुए उसके साथ खुद बैटल में इंगेज हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि मंकी किंग और मैंग सेंजी दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से मंकी किंग वहां से वापस जाने लगता है, जिस पर मैंग सेंजी उसे अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जाने से रोकता है, जिस पर मंकी किंग को ना चाहते हुए भी फाइट करना पड़ता है। इधर इतने मौके का फायदा उठा करके मैंग सेंजी एक बहुत ही पावरफुल अटैक मंकी किंग के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वह मंकी किंग एक छोटे से स्टैचू में चेंज हो जाता है, जिसके साथ में अब उसकी स्टिक भी छोटी हो गई होती है। इधर मैंग बिंगयुन यह सब कुछ खत्म हो जाने के बाद मंकी किंग के स्टिक को वहीं पर एक पिलर बना करके हेवन में ही रख देती है और मैंग सेंजी से कहती हैं कि ब्रदर, मेरा यह तुम्हारे साथ आखिरी मिशन था। यह सुन करके मैंग सेंजी पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम सच में मॉर्टल्स की दुनिया में जाना चाहती हो। तब मैंग बिंगयुन कहती हैं कि इस दुनिया को बचाने का राज इंसानों की ही दुनिया में है। वहीं मेरी फ्यूचर देखने की एबिलिटी भी मुझे वहां जाने के बारे में गाइड कर रही है। यह सुन करके मैंग सेंजी एक स्क्रॉल को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम वहां जा करके बस शादी करना चाहती हो। इसके बाद मैंग सेंजी उस स्क्रॉल को खोल करके देखता है और कहता है कि यह तो होंग जुआनजी है। इसके अलावा मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारा होने वाला बेटा इसी की तरह दिखाई देगा। तब हम देखते हैं कि यह सुन करके मैंग बिंगयुन मैंग सेंजी से उस स्क्रॉल को छीनते हुए कहती है कि आखिर में तुम मेरे कमरे में ताक झांक कैसे कर सकते हो। यह सुन करके मैंग सेंजी कहता है कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ
जिसकी वजह से मैं तुम्हारा इकलौता गार्डियन होने की वजह से मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह सुनते ही मैंग बेंग्यून कहती है कि 10,000 सालों से मैं यहाँ पर सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, इसलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद को मेरा गार्डियन बता रहे हो। इसी बीच हम देखते हैं कि खींचते खींचते वह स्क्रॉल 2 टुकड़ों में फट जाता है। तब मैंग सेंजी मैंग बेंग्यून को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए रोते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बड़ा करने के लिए इतना सब कुछ किया है, पर फिर भी तुम एक लड़के के लिए मुझे छोड़ करके जा रही हो। लेकिन मैंग बेंग्यून उसे समझाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी के लिए यहाँ पर एक छोटी लड़की को छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। यह सुनकर के मैंग सेंजी कहता है ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन अगर वह तुम्हें कभी डराने की कोशिश करता है तो मैं उसे खुद जान से मार दूंगा। इस पर हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद मैंग बेंग्यून अपनी हेवन सीलिंग डीमन स्वॉर्ड को वहीं पर रख देती है और हेवन से निकल करके सीधा इंसानों की दुनिया में चली जाती है। अब हमें 10 सालों बाद का सीन दिखाते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले यूनजिंग सिटी के ड्यूक मैंसन का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम एक छोटे से लड़के होंग जी को खेलते हुए देखते हैं। वहीं होंग जियांजी मैंग बेंग्यून से कहता है कि सब कुछ तबाह होने का टाइम जल्दी ही आ रहा है, इसलिए हम लोगों के पास भी अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। यह सुन करके मैंग बेंग्यून कहती है कि अब मैं टाइसन फ्रैक्शन की तरफ से हेवन को गार्ड करने वाली साइंटिस्ट नहीं हूँ। यह सुनकर के होंग जुआनजी कहता है कि पर तुम एक बार ग्रैंड वॉइड सील्ड की गार्डियन रह चुकी हो, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए कि मुझे कॉस्मोस के 22 स्क्रिप्चर्स की जरूरत है। पर यह सुनकर के मैंग बेंग्यून कहती है कि कॉस्मोस का 22 स्क्रिप्चर टाइम और स्पेस का मास्टर है, जो कि एक्चुअल में टाइसन फ्रैक्शन का कोर है। वहीं उसके बारे में पूरी तरह से सिर्फ मेरे भाई मैंग सेंजी को ही पता है। यह जान करके होंग जुआनजी कहता है कि मैंग सेंजी को कभी भी मॉर्टल्स पसंद नहीं थे। इधर मैंग बेंग्यून कहती है कि मैंग सेंजी को हेवन को गार्ड करते हुए इतना टाइम हो गया है कि शायद वह यह भूल गया है कि एक टाइम पर वह भी एक मॉर्टल था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से होंग जुआनजी जबरदस्ती मैंग बेंग्यून से हेल्प मांगता है। इस पर मैंग बेंग्यून कहती है कि क्या तुमने सोचा है कि जिस रास्ते को तुम चुन रहे हो वह सही ना हुआ तो क्या होगा। तब होंग जुआनजी कहता है कि हम लोग बस हेवन गेट को डिस्ट्रॉय करके दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें बताओ कि आखिर में इसमें क्या गलत हो सकता है। इधर होंगी इन लोगों को झगड़ता हुआ देखता है। वहीं मैंग बेंग्यून सोच रही होती है कि काश तुम और मेरे भाई दोनों ही गलत होते। तभी हम देखते हैं कि अचानक से होंगी रोता हुआ इन्हीं लोगों के पास पहुंचता है, जिसे देख करके होंग जुआनजी कहता है कि जाओ बाओ आखिर में क्या हुआ। तब हम देखते हैं कि जाओ बाओ अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को दिखाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि होंग जुआनजी जाओ बाओ को खुश करने के लिए काफ़ी कुछ करता है। वहीं जाओ बाओ कोशिश करता है कि उसकी माँ और उसके फादर दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दें। इसके बाद हमें एक शार्क का सीन दिखाते हैं, जो पानी के बाहर आते ही एक लड़की के रूप में चेंज हो जाती है। वहीं इस लड़की का नाम चैन येन होता है। तभी उसे अचानक से जाओ बाओ और उसकी माँ मैंग बेंग्यून की आवाज़ सुनाई देती है। इधर जाओ बाओ अपनी माँ से पूछता है कि आखिर में दाव कैसे पैदा होते हैं। तब जाओ बाओ की माँ मैंग बेंग्यून बताती है कि एक्चुअल में दाव एक ऐसी एनर्जी है जो अर्थ और हेवन के पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसी एनर्जी से हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है। इधर यह सारी बातें चैन येन भी सुन लेती है और तुरंत समझ जाती है कि मैंग बेंग्यून जाओ बाओ को नेचर की मिस्ट्री के बारे में समझा रही हैं, इसलिए वह चुपचाप एक जगह से इन लोगों को